हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट आपको बोर्ड्स में पूरे 12 मार्क का आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में टोटल जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, सारे सेक्टर्स का मिला के मैं सबको ऐड ऑन कर दूँ तो वो हो जाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। So it refers to total value of all final goods and services which all the sectors in the economy are planning to buy at given level of income in a year is known as aggregate demand. इससे हमें क्या पता चलता है? इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? मैं डिमांड कर रहा हूँ, उतना ही मैं खर्चा करूंगा, जितना मैं खर्चा करूंगा उतना ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा। सो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब जो एग्रीगेट डिमांड होता है वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई होता है जो बाद में आएगा। एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी हाउस होल्ड्स है, जितने भी प्राइवेट फर्म्स है, वो जो भी कंजम्पशन करेंगे या फिर जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे कंजम्पशन के ऊपर, वो सारा कहाँ पे आ जाएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। सेकेंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना भी खर्चा गवर्नमेंट सेक्टर ने किया, गवर्नमेंट फॉर्म्स ने किया, वो सारा का सारा खर्चा हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। एंड देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में से हम लोग एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये 4 कंपोनेंट आपने पहले भी कहीं देखे हुए हैं। एग्जैक्टली ये आपने कहाँ पे देखे हैं? चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में भी ऐसा ही कुछ था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये वही 4 कंपोनेंट्स है। लेकिन AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन हमारे पोर्शन में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे AD का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C प्लस I। सो AD इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थियरी, Y इज रेफर्स टू इनकम। अब इनकम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। इनकम क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 100 100 100, हमेशा 100 के गैप से ही मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। फिर कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन जो मेरा कंजम्पशन है वो हमेशा मेरी इनकम से कम रेट पे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम यहाँ पे 100 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरा जो कंजम्पशन है वो 80 से इंक्रीज हो रहा है। अगेन यहाँ पे 100 से इंक्रीज हुआ, या अगेन यहाँ पे 80 से इंक्रीज होगा। सो एज माई इनकम इंक्रीजेज माई कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट एट अ स्लोअर रेट देन इंक्रीज इन इनकम। समझ गए? देन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो हर एक लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहता है। अगर मैं C प्लस I करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? AD। अगर 40 प्लस 20 करूँगा 60, 120 प्लस 20 140, देन 360 प्लस 20 380, वैसे ही 520 प्लस 20 तो 540। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का टेबल। ये जो है ये हमारा डायग्राम हो जाता है। Y एक्सिस पे हम लोग AD मेजर करेंगे और X एक्सिस पे इनकम मेजर करते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। ये देखो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ऑल्सो नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसीलिए मेरा जो कंजम्पशन कर्व है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा थोड़ा गैप छोड़ के ऊपर से स्टार्ट होगा। एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। फिर ये जो है ये हो जाता है मेरा AD, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो भी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है।
एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, इसीलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो एडी का भी कर्व कैसे बनेगा, इट इज़ अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ। फिर आ जाओ एग्रीगेट सप्लाई पे। जैसे कि मैंने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड मतलब कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, सारे सेक्टर्स मिला के उसकी जितनी डिमांड करेंगे वो हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। वैसे ही यहाँ पे जितनी भी सप्लाई होगी, जितने भी प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेंगे, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। सो इट रेफर्स टू money value of all final goods and services that all the producers in the economy are willing to supply in a given period of time। अब जैसे कि एग्रीगेट डिमांड था उसके अंदर हमने कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिया था, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम लोग क्या लेंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C प्लस S। अब ये y इज इक्वल टू C प्लस S कैसे आए वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले एग्रीगेट सप्लाई का टेबल देख लो। इनकम वाला पॉइंट सेम है, कंजम्पशन वाला पॉइंट सेम है, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट सेम है, कांस्टेंट रहेगा। एग्रीगेट डिमांड वाला पॉइंट सेम है, बस मैंने इसमें क्या ऐड किया है, सेविंग्स एंड AS का फॉर्मूला क्या है, C प्लस S। अब जो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वो कंजम्पशन में कर कहाँ से रहा हूँ, दैट कंजम्पशन आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई पास्ट सेविंग्स। मेरे पास जितनी भी पुरानी सेविंग्स है या तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ या तो फिर मैंने किसी से बोरोइंग्स लिया और मैं उससे कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो जो भी कंजम्पशन मैंने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया है, ये वाला कंजम्पशन, वो मैंने कहाँ से किया था, मेरी पास्ट सेविंग से। तो इसीलिए मेरी सेविंग्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन इनकम हमेशा फास्टर रेट से इंक्रीज होगी देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो धीरे धीरे मेरा डिस सेविंग भी कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सेविंग ज़ीरो होगा और इस पॉइंट पे मेरी इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू माई कंजम्पशन। C is equals to Y and saving is equals to 0. This point is also known as break even point. उसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट अ स्लोअर रेट देन इंक्रीज इन इनकम, इसीलिए मेरी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी। ये हो जाता है आपका सेविंग। अब मैं C प्लस S कर देता हूँ, तो 40 प्लस माइनस 40 तो मेरा AS आ गया, दैट इज 0। 120 माइनस 20 100, 20 प्लस 0 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 520 प्लस 80 600। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि AD का डायग्राम कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे और AS का टेबल कैसे बनाएंगे। अब जो मेरी सेविंग्स है, जो मेरी इनकम है 0 100 200 300 400 500 एंड 600, वही सेम मेरा AS आएगा 0 100 200 300 400 500 एंड 600। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AS इज इक्वल्स टू Y। AS का फॉर्मूला होता है C प्लस S और Y का भी फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस S। तो इसीलिए मैं Y इज इक्वल्स टू C प्लस S के जगह पे AD इज इक्वल्स टू C प्लस S भी लिख सकता हूँ। और ऐसे ही AS का, सॉरी ये AS हो जाएगा और इसीलिए AS का फॉर्मूला है C प्लस S और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है Y इज इक्वल्स टू C प्लस S। अब ये हमेशा कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसको एग्जैक्टली बीच में से कट करेगा, क्रिएटिंग अ डिग्री ऑफ 45 एंग। समझ गए। देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम in an economy is determined when aggregate demand of goods and services is equal to aggregate supply in a given period of time. It is also known as a situation of effective demand। मतलब कि जब AD is equals to AS होगा, this point is known as equilibrium level of income। जब AD is equals to AS है तो AD का फॉर्मूला है C प्लस I, AS का फॉर्मूला है C प्लस S।
सी सी कट हो जाएगा तो मेरे पास का क्या बचा, आई इज इक्वल्स टू एस, आई इज इन्वेस्टमेंट एंड एस इज सेविंग। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम AD is equals to AS and S is equals to I. Saving is also equal to investment. ठीक है, उसके बाद आ जाओ ADAS अप्रोच पे। ADAS अप्रोच क्या कहता है, ये हमारा सेम टेबल है जो अभी हमने पीछे देखा था, बस मैंने यहाँ पे इसमें एक और कॉलम ऐड कर दिया है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया जो है ये पहले के 3 पॉइंट और ये आखिरी के 2 पॉइंट एंड देन दिस वन। यहाँ पे 3 सिचुएशंस आपको एनालाइज करने को मिल रही है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेरी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। फिर थर्ड पॉइंट जो है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS, तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। और उसके बाद वाली जो सिचुएशन है वहाँ पे मेरी डिमांड कम है और मेरा सप्लाई ज़्यादा है, तो ये हो जाता है AD इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब इस सिचुएशन में एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज अ कंज्यूमर मार्केट में क्या सिचुएशन आएगी वो हमें देखना है। सो व्हेन AD इज़ मोर देन AS, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, मतलब कि कंपटीशन अमॉन्ग बायर्स। Aggregate demand is greater than aggregate supply, so flow of goods and services in the economy tends to be less than their demand. जितनी मेरी डिमांड है उससे कम मेरा सप्लाई है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। और अगर वो लोग अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा हमारे इकोनॉमी में। क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मुझे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। वैसे ही एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मतलब कि मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी पहले से पड़ा है और सामने उतनी डिमांड नहीं हो रही है, सो एज अ प्रोड्यूसर क्या करेंगे, वो अपना प्रोडक्शन कट ऑफ कर देंगे और प्रोडक्शन रोक देंगे। कब तक, जब तक मेरा अनसोल्ड स्टॉक जो है वो बिक नहीं जाता। इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाएंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक AD इज इक्वल्स टू AS नहीं हो जाता। सी, होल एग्जिस्टिंग स्टॉक सोल्ड आउट प्रोड्यूसर्स वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंटली AS वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया हमारा AD इज मोर देन AS एंड AD इज लेस देन AS। ये हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। वैसे ही एक और अप्रोच आती है, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, S और I के अप्रोच से देखेंगे। इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज GDP is achieved when planned savings is equal to planned investment. प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो S इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, S इज इक्वल टू I एंड S इज मोर देन I। यहाँ पे मेरा डिस सेविंग हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है और इस पॉइंट पे सेविंग। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हो गई। अगेन व्हाट हैपेंस इफ S इज मोर देन I, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। So in the second phase, it can be seen that planned investment is less than planned. It can be seen that planned investment is less than planned savings. It leads to aggregate demand is less than aggregate supply. कैसे? यहाँ पे मैंने क्या किया, S and I को AD and AS से लिंक कर दिया। अगर मेरा जो सेविंग है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब कि मैं एक्सपेंडिचर कम कर रहा हूँ और सेव ज़्यादा कर रहा हूँ। और अगर मैं एक्सपेंडिचर नहीं करूँगा तो सामने वाले की इनकम जनरेट नहीं होगी। इसका ये मतलब होता है कि मैं सेव ज़्यादा करना चाहता हूँ
और स्पेंड कम करना चाहता हूँ, मतलब आई एम डिमांडिंग लेस। अगर मैं डिमांड कम कर रहा हूँ तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है कंपेयर टू माई एग्रीगेट सप्लाई। इस तरीके से मैंने AD और AS एंड SNI को लिंक किया है। नाउ it implies that the households are saving more and spending less than what the firms expected them to do. The firms will reduce their output till the point where S is equals to I. This would lead to fall in employment. Firms क्या करेंगे, अपना आउटपुट कम कर देंगे, कब तक, जब तक S is equals to I नहीं हो जाता, एंड दिस विल लीड टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी पहले कहा था। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन S इज लेस देन I, मतलब कि मैं सेविंग कम कर रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं सेव कम कर रहा हूँ मतलब कि मैं खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ। इफ़ आई एम स्पेंडिंग मोर मतलब आई एम डिमांडिंग मोर। तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, AD इज मोर देन AS. So it can be seen that planned investment is greater than planned savings, which leads to aggregate demand is more than aggregate supply. It implies that the households are spending more and saving less than what the firms expected them to do. As a result of which the firms will increase their output till the point where S is equals to I. This would lead to increase in employment. फिर अब आ जाओ एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि जब मेरा प्लान्ड डिमांड और एक्चुअल डिमांड में जो डिफरेंस आता है, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड. सी, it refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. When aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. मतलब कि जब मेरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा, दैट सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड. अब एक्सेस डिमांड में क्या होता है, मैं डिमांड ज़्यादा कर रहा हूँ, सप्लाई कम है. हमने पढ़ा था कि अगर सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइजेस क्या होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे. सो दिस विल लीड टू इन्फ्लेशनरी गैप. और इन्फ्लेशनरी गैप का डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन माय प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड. मतलब मैंने सोचा था कि 100 यूनिट की डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड आ गई 200 यूनिट की. तो ये हो जाता है प्लान्ड और ये हो जाता है एक्चुअल. सो व्हेन माय एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, दिस लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर. अब एक्सेस डिमांड होने के रीजंस क्या है, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड. सबसे पहला रीजन, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो लोग स्पेंड ज़्यादा करना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव इंक्रीज देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दूसरा, राइज इन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है या फिर हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं. अगर मेरा इंपोर्ट कम हो जाता है, फॉल इन इम्पोर्ट्स. डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब आरबीआई नए नोट्स छापती है, दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब इसकी वजह से एक्सेस डिमांड कैसे होगा, समझो. अगर आरबीआई ने नए नोट छापे तो उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो लोग खर्चा भी ज़्यादा करेंगे और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. सो दिस विल लीड टू एक्सेस डिमांड. राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन टैक्सेस. टैक्स कम हो जाएगा तो हमारे हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बचेगी, हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा. एंड दिस ऑल आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड. उसके बाद आ जाओ डेफिसिट डिमांड पे. जो भी हमने पढ़ा उसका एग्जैक्ट उल्टा. डेफिसिट डिमांड में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई से कम है करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब मेरी डिमांड मैंने जो सोची थी 100 यूनिट्स इतनी आएगी और आई सिर्फ 50 यूनिट्स की, तो ये हो जाता है डिफ्लेशनरी गैप। व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिसिट डिमांड। अब इसके रीजंस जो हमने अभी आगे पढ़ा, एक्सेस डिमांड के जितने भी रीजंस पढ़े उस सब में हमने जहाँ जहाँ पे इंक्रीज या फिर राइज लिखा था वहाँ पे हर जगह पे फॉल कर देंगे। जैसे कि फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स हमने वहाँ पे कम किए तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और टैक्सेस हमने वहाँ पे कम किए तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। समझ गए? नाउ ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, मतलब कि जितनी कैपेसिटी है, जितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी उतनी एम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयमेंट की जगह है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है, मतलब अभी फुलफिल नहीं हुई है। दिस लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कि एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो जाता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ गए? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पे। सो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहाँ पे एक इंसान काम करना चाहता है, ही इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क। It refers to a situation in which all those people who are willing to work at the existing wage rate but are unable to get their work. फिर है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है कि भाई मैं जानबूझ के काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे काम मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे काम मिल नहीं रहा है, मुझे काम करना है लेकिन काम मिल नहीं रहा। और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मैं जानबूझ के काम करना ही नहीं चाहता हूँ। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which a person is unemployed as he is not willing to work at the existing wage rate. ये हो जाता है आपका वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये देख लो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डिफरेंस। नाउ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमने मीनिंग अभी पढ़ा। डेफिसिट डिमांड में हो जाएगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। सो एक्सेस डिमांड में क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। डेफिसिट डिमांड में क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप आएगा। यहाँ पे व्हाट इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे इट इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस डिमांड ड्यू टू राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और डेफिसिट डिमांड कब होगा? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, दैट इज फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहला, यहाँ पे मैं मेरा आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है, सो आई कैन नॉट इंक्रीज माई आउटपुट। लेकिन क्या, हाँ, सो मैं यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। और अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो मैं एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। सो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे आउटपुट मैं कम कर दूंगा, क्यों? क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर मैं आउटपुट कट कर देता हूँ या कम कर देता हूँ तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा काम करने वाले लोग अब मेरे पास बचे उनका कोई काम नहीं है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। सो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कम हो जाता है। आखिरी बचता है इम्पैक्ट ऑन प्राइस। अब अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यहाँ पे मैं ना तो आउटपुट इंक्रीज़ कर सकता हूँ ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो बचेगा क्या? प्राइस। तो प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं आउटपुट भी कम कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी कम कर रहा हूँ, तो प्राइस को क्या हो जाएगा? प्राइस भी फॉल होगी। ये हो गया आपका एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का डिफरेंस। अब आ जाते हैं मेजर्स टू ओवरकम एक्सेस डिमांड। अब सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी? सी, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, दैट इज एडी इज मोर देन एएस, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम फॉर दी अदर। तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो सामने इनकम जनरेशन कम हो जाएगी और ये दोनों धीरे धीरे इक्वल हो जाएंगे। या तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज द टैक्सेस। कैसे? अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो हम लोग जो भी चीज़ कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी एंड बिकॉज ऑफ विच मैं डिमांड कम करूँगा। फिर वो थी फिस्कल पॉलिसी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आएगा? क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ये सारे आ जाते हैं। ये हम ऑलरेडी बैंकिंग में कर चुके हैं। अब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO एंड LRR, ये क्या होता है मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे बस इतना बोलूँगा कि अगर मुझे डिमांड कम करनी है, AD = AS पे लाना है, तो मैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सारे बढ़ा दूंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? बाय करूँगा कि सेल करूँगा? मैं यहाँ पे सेल करूँगा। क्यों? अगर मैं बेचूंगा तो सामने मुझे पैसा मिलेगा, तो मार्केट में से मनी सप्लाई कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। वैसे ही LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो को भी मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। फिर आ जाओ क्वालिटेटिव टूल्स पे। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो लोन लेने का और मॉर्गेज रखने के बीच का जो डिफरेंस वैल्यू होता है दैट इज़ नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसको मैं बढ़ा दूंगा। फिर मॉरल सुएशन, RBI बोलेगी कि भैया आपको ऐसा ऐसा काम करना है, तो RBI थोड़ा प्रेशर डालेगी कमर्शियल बैंक्स पे कि आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आई विल इम्प्लीमेंट क्रेडिट राशनिंग। फिर आ जाते हैं डेफिसिट डिमांड पे, मेजर्स टू ओवरकम डेफिसिट डिमांड। अब डेफिसिट डिमांड में हम क्या करेंगे? अगेन दो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करेंगे? वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए कहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और उसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम फॉर दी अदर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी और टैक्स हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे। टैक्स कम करने से क्या होगा कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी और हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा तो लोग कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे एंड दिस विल लीड टू रिजॉल्विंग डेफिसिट डिमांड। फिर आ जाओ मॉनेटरी पॉलिसी पे। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे हम? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों को डिक्रीज कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने एक्सेस डिमांड में सेल किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बाय करेंगे और LRR जो है उसको भी डिक्रीज कर देंगे। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा
मॉरल सुएशन आपको पता है क्या करना है, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में हम लोग क्रेडिट राशनिंग को हटा देंगे। ये हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सॉल्विंग डेफिसिट डिमांड। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू सी बार। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। अब बी क्या होता है? बी इज इक्वल्स टू एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी आगे आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी ऑफ वाई। ये हो गया हमारा कंजम्पशन इक्वेशन और ये हो जाता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद ये देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज ऑल्सो नोन एज APC। अब हमें ये देखना है सबसे पहले तो APC होता क्या है। सो इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, कि जितनी मेरी इनकम है उसके सामने ऑन एन एवरेज मैं कितना कंजम्पशन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है APC इज इक्वल्स टू C बाय वाई। अब इसमें MCQs भी आ सकते हैं या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैन APC बी इक्वल टू 1, कैन APC बी मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0, नेगेटिव, इनफाइनाइट, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला APC कैन बी ग्रेटर देन 1, दैट इज डिस सेविंग। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है? C बाय वाई। कंजम्पशन, क्या मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरी इनकम अगर 100 रुपये की है, मैं 150 रुपये का कंजम्पशन कर रहा हूँ। बाकी के 50 रुपये कहाँ से आए? या तो मैंने बोरोइंग्स ले ली या तो फिर मैंने सेविंग्स में से यूज़ कर लिया। सो इट कैन बी ग्रेटर देन 1, दैट पॉइंट इज नोन एज डिस सेविंग्स। कैन इट विल बी इक्वल टू 1? जब मेरा कंजम्पशन भी 100 है और इनकम भी 100 है तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। सो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1, दैट इज जीरो सेविंग्स। It is also known as break-even point where C is equals to Y and S is equals to 0. क्या APC लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। इन कंजम्पशन 100 है और इनकम 200 है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0.5। दिस इज लेस देन 1 और यहाँ पे क्या हो रही है? सेविंग्स हो रही है। तो इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1, इट कैन बी लेस देन 1, लेकिन इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड एट 0 लेवल ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर है APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम एज इंक्रीज इन इनकम इज फास्टर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे ही APS आएगा। पहले MPC कर लेते हैं। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मतलब कि मेरी इनकम में कितना इंक्रीज आया जिसकी वजह से मेरे कंजम्पशन में इतना इंक्रीज हुआ। कितने से मेरा कंजम्पशन चेंज होगा अगर मेरी इनकम में कोई चेंज आता है। हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन C बाय चेंज इन Y। अब इसमें हमें ये देखना है अगेन सेम चीज़, क्या MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई होगी। द वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 to 1। MPC की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। इट कैन नेवर बी मोर देन 1 as additional consumption cannot be greater than my additional income। See again change in C और change in Y की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा 100 रुपये कमाता हूँ, मैंने क्या किया? चेंज इन Y ही मेरा अगर 100 रुपये है तो मैं इसमें से चेंज इन Y में से मैं 150 रुपये का कंजम्पशन नहीं कर सकता हूँ। सो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। Then MPC of poor is always more than MPC of rich।
या फिर MPC ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज ऑलवेज मोर देन MPC ऑफ डेवलप्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि एक पुअर इंसान जो है उसकी अगर एडिशनल इनकम आएगी तो उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वो कंजम्पशन पे यूज़ करेगा, जिसकी वजह से उसका MPC हमेशा ज़्यादा आएगा। वैसे ही अगर एक अमीर आदमी होगा, उसने कुछ एडिशनल इनकम अर्न की, तो उसका जो एडिशनल है, जो उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इनकम है, वो हमेशा सेविंग करने में यूज़ होगा, इसलिए उसका MPC हमेशा कम आएगा कंपेयर टू MPC ऑफ पुअर। वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो MPC है वो हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का MPC है वो हमेशा कम आएगा। नाउ ये हमारा सेविंग इक्वेशन या फिर सेविंग फंक्शन। अगेन इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब ये 1 माइनस बी क्यों लिया? 1 माइनस बी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस MPC, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, ये इस तरफ आ जाए, तो MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो 1 MPS के जगह पे मैं 1 माइनस MPC भी लिख सकता हूँ, या फिर माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी भी लिख सकता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो गया मेरा सेविंग इक्वेशन और ये हो जाता है मेरा सेविंग फंक्शन। अब अभी हमने जो पढ़ा था दैट वाज APC, ये है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S बाय वाई। अगेन द सेम थिंग, कैन APS बी नेगेटिव? नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सेविंग ज़ीरो है और ये y कुछ भी XYZ, तो ज़ीरो आएगा, दैट इज S इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर मेरी सेविंग्स -40 में है तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। सो APS कैन बी नेगेटिव, दैट इज डिस सेविंग्स। APS कैन ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। APS can also be positive but can never be 1 or greater than 1, as savings cannot be equal or greater than income। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरी इनकम 100 रुपये, तो मैं उतना ही पोर्शन सेव नहीं कर सकता हूँ। मैं कमाई 100 रुपये रहा हूँ तो मैं 100 के 100 रुपये सेव कैसे कर लूँ भाई? कुछ कंजम्पशन तो करूँगा, और ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी मैं कंजम्पशन करता हूँ, तो इनकम आने के बाद तो कंजम्पशन बहुत ऑब्वियस है, होना ही है। सो APS कैन नेवर बी इक्वल टू 1, और अगर 1 नहीं हो सकता तो उससे ज़्यादा कैसे पॉसिबल है? APS राइजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। ये हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद बनता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, that is MPS। now same thing, ये क्या है? it is the ratio of change in savings to change in income, कि कितनी इनकम में चेंज आएगा उसकी वजह से मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आता है। The value of MPS varies between 0 to 1 but can never be more than 1, as the additional savings cannot be more than additional income, जो अभी मैंने आपको पहले समझाया। MPS of rich is always more than MPS of poor। हमने MPC में क्या पढ़ा था कि MPC of poor is always more than MPC of rich। तो यहाँ पे सेविंग्स में क्या आ जाता है? MPS of rich is always more than MPS of poor। MPS of developed countries is always more than MPS of developing countries। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। Practically MPS rises with successive increase in income। ये हमारा Keynesian psychological law of consumption। Keynesian put forward a psychological law of consumption according to which income increases, consumption increases but not as much as the increase in income।
जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो टेबल समझाते टाइम कहा था कि इंक्रीज इन इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन बट एट अ फास्टर रेट देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, या फिर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम बट एट अ स्लोअर रेट देन इंक्रीज इन इनकम. इन अदर वर्ड्स MPC is less than 1. फिर points to remember, MPC of poor is always more than MPC of rich. MPC falls with successive increase in income. ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि मेरी इनकम में कितने से चेंज आया उसकी वजह से मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, उसका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y बाय चेंज इन I. अब इसको एक टेबल से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है. तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे अब सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, मैं राउंड बनाऊंगा 1 2 3 4. उसके बाद फॉर्मूला में क्या था, चेंज इन Y और चेंज इन I. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन I, फिर आ जाएगा चेंज इन Y. अब Y के अंदर दो चीज़ें आती है दैट इज C प्लस S. C होता है कंजम्पशन और S होता है सेविंग्स. तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा चेंज इन C और चेंज इन S. अब मैं बोलता हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इकोनॉमी में किसी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया लेट्स से 100 रुपये का. अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी और की इनकम होगी. एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम फॉर द अदर. उतना ही एक इनकम जनरेट हुआ. अब मैं पकड़ता हूँ कि MPC इज 0.5. ये मैंने एज्यूम किया है कि MPC इज 0.5, मतलब कि 100 में से 0.5% 0.5 वो लोग कंज्यूम कर लेंगे और 0.5 सेव करेंगे. तो 50 कंजम्पशन होगा और 50 सेविंग्स होगी. कंजम्पशन हुआ मतलब कि वो फिर से किसी और की इनकम, उसमें से अगेन 25 रुपये का कंजम्पशन होगा, 25 रुपये की सेविंग होगी. तो 25 रुपये फिर से किसी और की इनकम, 12.5 12.5 12.5 फिर से किसी और की इनकम. सो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. कब तक? ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, मेरी क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे सेविंग्स के इक्वल नहीं हो जाता. तो यहाँ पे आ जाएगा 200. अब ये निकाला कैसे हमने, समझो. K की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y बाई चेंज इन I इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/MPS. ये है हमारा K का फॉर्मूला. ये क्या है? ये है K का फॉर्मूला. ठीक है. अब चेंज इन Y और चेंज इन I. $100 का इन्वेस्टमेंट आया, 100 का इनकम, उसमें से 50 रुपीज़ मैंने कंज्यूम किया, 50 रुपीज़ सेव किया. ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. और ये आता है हमारा K की वैल्यू कैसे निकलेगी. K की वैल्यू हमें वो फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स.
हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। देखो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.5, ये इधर जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। तो मेरा k की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स, और इसको मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, समझ गए। अब ये हमारे बाकी के फॉर्मूलाज हैं। AD इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, AS इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, Y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, क्योंकि AS इज इक्वल्स टू Y। APC is equals to C by Y, MPC is equals to change in C by change in Y, APS is equals to S by Y, MPS is equals to S by change in S by change in Y। ये हमारा APC plus APS is equals to 1, MPC plus MPS is equals to 1, C is equals to C bar plus B of Y, S is equals to minus C bar plus 1 minus B of Y। At break even point C is equals to Y and S is equals to 0, and aggregate expenditure is equals to C bar plus I। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी रह गई है, that is at equilibrium AD is equals to AS and S is equals to I। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ADAS वाला यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए राधे राधे।